नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक प्राइवेट बैंक के बारे में। तो प्राइवेट बैंक इंडस्ट्रीज़ के बारे में जब मैं कोई डिस्कस करता हूँ, तो सबसे ज़्यादा मुझे खुद अच्छा लगता है क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस करना सबसे इम्पोर्टेंस है क्योंकि देखिए बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी चीज़ दिखाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ आपको वहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है। तो उसके बेसिस से कौन-सा बैंक बेस्ट होगा और कौन-सा बैंक फ्यूचर में आपका अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, उसके बारे में आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो चलो मैं आज उसी से जुड़े हुए एक प्राइवेट बैंक के बारे में बात करूँगा, जो रिटेल निवेशक के ज़्यादा से ज़्यादा पोर्टफोलियोज़ में इस तरीके से बैंक देखने को मिलेगा क्योंकि देखिए रिटेल निवेशक हमेशा सस्ते कंपनी ढूँढते रहते हैं। अगर उसको मिले सस्ते कंपनी और देखिए वो ये भी सोचकर निवेश कर देते हैं, जो कंपनी करीबन-करीबन 500 के ऊपर था, आज वो 20, 40, 50, 100 रुपीज़ के नीचे है, तो वो कंपनी उसको सस्ते लगते हैं और वो खरीदारी कर लेते हैं। देखिए ऐसे कुछ मतलब जो काम आप कर रहे हैं, इस तरीके से अगर काम कर रहे हैं, तो आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है आपको सही दिशा चूज़ करना होगा, सही कंपनी चूज़ करना होगा, जहाँ पे आपको एक अच्छा खासा पोटेंशियल मिले। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, क्या उस कंपनी में पोटेंशियल है? तो मैं उसी के ऊपर डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आज का जो कंपनी है, इसका नाम है आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक जिसके ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर एक बार उसका लेवल बता दीजिए, कौन-सा लेवल के बाद स्टॉक में एक तेज़ी आ सकते हैं? क्या शॉर्ट टर्म में उसके ऊपर काम किया जा सकते हैं?" तो चलो मैं उसी के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी दिखाऊँगा, वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कौन-सा लेवल है, जिस लेवल को टच करने के बाद कंपनी एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपके सामने शेयर कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे वेबसाइट में एक लेके आया हूँ, तो कंपनी एक बैंकिंग पोर्टल से काम करते हैं, सिर्फ बैंक के ऊपर काम नहीं करता, कंपनी फाइनेंस के ऊपर भी काम करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का फाइनेंस कंपनी क्रेडिट कार्ड, एनआरआई डिपॉजिट, साथ ही साथ डिजिटल सर्विसेज, डिजिटल सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे सॉरी करंट अकाउंट्स, उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए एग्री बिजनेसेस और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, इंश्योरेंस, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बेचते रहते हैं। तो कंपनी टोटली जो यहाँ पे आपको रिटर्न्स दे रहे हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंस है। देखिए कितना रिटर्न आपको दे रहा है और कंपनी में कितना पैसा आ रहा है, उसके बेसिस से कंपनी का फ्यूचर पता चलेगा। और साथ ही साथ कंपनी जिस तरीके से लोगों को लोन बाँट रहे हैं, क्या उस बेसिस से कंपनी को अ, पैसा वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी आपको देखना चाहिए। तो कंपनी का देखिए फिक्स्ड डिपॉज़िट कितना 7.25% का पर एनम आपको रिटर्न दे रहा है। सेविंग अकाउंट से में देखिए 6.25 मतलब परसेंटेज का सेविंग अकाउंट में पर एनम आपको रिटर्न मिल रहा है। बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। पर्सनल लोन आप लेंगे तो करीबन-करीबन 14% तक आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 13.99% का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको एक चीज़ ज़रूर पता चलता है कि आप इस कंपनी के ऊपर फिक्स्ड डिपॉज़िट कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट के ऊपर अकाउंट्स करके रखे हैं, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। सेम टू सेम आप पर्सनल बैंक लोन भी लेना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से पर्सनल लोन का जो परसेंटेज है, वो देखा जाए तो थोड़ा-सा कम इंटरेस्ट में ही यहाँ पे देखने को मिला। तो बैंक तो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दे रहा है और बैंक तो एक्स्ट्रा पैसा भी बाँट रहा है। देखिए, यहाँ पे जो फिक्स्ड डिपॉज़िट और सेविंग अकाउंट है ना, ये दोनों के कारण आपको बैंक का एक लायबिलिटीज़ है। तो मतलब इस दोनों पैसा देना पड़ेगा बैंक को। और जो पर्सनल लोन्स है, जो लोन आप लेंगे, तो वो बैंकिंग के लिए एक एसेट है। मतलब वो एसेट आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक को आपको मिलेगा। मतलब बैंक को एसेट मिलेगा और लायबिलिटीज़ बैंक को देना पड़ेगा। तो परसेंटेज जितना बाँटना पड़े उसके बेसिस से देखा जाए तो अगर उसका आमदनी कम हो जाता है, तो बैंकिंग के लिए ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। तो चलो बाकी डिटेल्स भी डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले कंपनी का रेवेन्यूज़। तो क्या कंपनी का रेवेन्यूज़ में कुछ गड़बड़ी है? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी देखिए जिस तरीके से रेवेन्यूज़ को ग्रोथ किया, जिस तरीके से रेवेन्यूज़ को मेंटेन किया, बहुत शानदार दिखेगा। करीबन 4,500 करोड़ से स्टार्ट किया 2018 में, 19 में 6,300 करोड़, 20 में कितना 8,700 करोड़, 2021 में 8,500 करोड़, 2022 में 8,400 करोड़। इसका मतलब कंपनी का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल यहाँ पे पॉजिटिव में दिख रहा है। अभी नेट प्रॉफिट के बारे में बात करो तो देखिए यहाँ पे हालत कुछ अलग दिखेगा। पहले कंपनी 2018 में प्रॉफिट किया 600 करोड़ का।
मैं अराउंड आपको राउंड फिगर बता रहा हूँ। तो 19 में कितना 860 करोड़ का, और 2020 में कितना 500 करोड़ का प्रॉफिट किया। 2021 में 530 करोड़ का प्रॉफिट किया, और 2022 में अब देखिए कंपनी लॉस किया कितना, 167, मतलब 160 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी लॉस किया। तो इसी लॉस के कारण कंपनी में लगातार गिरावट आ रहा है, और एक न्यूज़ भी आपके सामने में पब्लिश किया था इस आरबीएल बैंक के ऊपर। उस न्यूज़ के बाद आरबीएल बैंक लगातार गिरते गए। अभी मुझे जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है, अभी भी गिरावट का चांसेस है, तो मैं अभी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी का रेशियोज आपको दिखा देता हूँ। देखिए रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि रेशियोज के हिसाब से कंपनी ने जो लो मतलब पैसा उठाया है। देखिए कितना पैसा उठा है, करंट एंड सेविंग अकाउंट में मतलब कासा रेशियो कितना 35% है। जो पहले 24% था, आज वो 35% है, मतलब अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है। तो फिर भी आप बड़े बैंक को देखेंगे तो करीबन 50% के ऊपर, 60% के ऊपर आपको कासा रेशियो दिखेगा। इसका मतलब उसका फंडिंग उठाने का जो कैपेबिलिटी है, वो इस बैंक से बहुत ज्यादा है, डबल से भी ज्यादा। तो तो यहाँ पे मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन पहले तो जबरदस्त था, 14-13% था। धीरे धीरे कम होते होते अभी नेगेटिव में चला आया, क्योंकि देखिए प्रॉफिट इस बात तो नहीं हुआ, तो इसलिए प्रॉफिट मार्जिन भी नेगेटिव में चला गया। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए कितना बड़ा यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा है। इसका मतलब कंपनी में जो ग्रोथ पोटेंशियल जो बढ़ना चाहिए था, वो घट रहा है। साथ ही साथ और भी रेशियोज आपके बारे में बात करूं, तो कंपनी के कुछ रेशियो सबके सामने डिस्कस करूंगा। पहले कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कंपनी के हाथ में जो पैसा है करीबन 16-17% के आसपास। उसके बाद कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज 4% के आसपास आसपास है। चलो कोई बात नहीं, 4% ठीक ठाक होता है। बैंक रेशियो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। एनआईएम भी परसेंटेज के हिसाब से ठीक ठाक है। अभी एनपीए जो है वो 1.34% है, मतलब एनपीए ज्यादा है। एनपीए मतलब आप सभी जानते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब जो एसेट परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। मतलब जो एसेट, मान के चलिए आप आपका एक बिजनेस है, आपका एक मशीन्स है, उस मशीन को अपने आपको दोस्त को दिया 1 साल के लिए, और 1 साल ने आपको आपने बोला इसका जो इंटरेस्ट होता है, मतलब इंटरेस्ट मतलब नहीं, इसका एक चार्जेस में लूंगा। मान के चलिए 1 साल में मुझे 5,000 रुपया मुझे दे देना, और तू 1 साल के लिए इसको भाड़े पे रख लेना। तो आपका दोस्त क्या किया, आपको 5,000 रुपया नहीं दिया। आपका दोस्त मतलब साल खत्म होने के बाद आपको 2,000 1,500 रुपया देकर बोला कि मैं और नहीं दे सकता। तो इसके मतलब बाकी जो पैसा करीबन करीबन 3,500 रुपया जो आपको ड्यूज है, वो ही एनपीए बन जाता है। मतलब जो एसेट आपको मिलना चाहिए था, वो एसेट आपको नहीं मिला। तो इसी को एनपीओ कहा जाता है। तो जितना पैसा आपको कम मिलेगा, उतना ही आपके लिए खतरा होगा, क्योंकि आपने जो मशीन खरीदारी करके रखे, आपने जो जिसके पास लोन उठा के मशीन खरीदारी करके रखे हैं, उसको तो आपको टाइम टू टाइम पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब आपने जितने सारे सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, बैंक ने जितने सारे लोन्स लेके रखा, मतलब ये भी तो बैंक के लिए लोन है। बैंक ने उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब बैंक भी इस तरीके से लोन उठा के रखा है। तो वो पैसा वो कहाँ पे देंगे? तो एनपीए जितना ज्यादा रहेगा, उतना ही बैंक के लिए खतरा है। तो अभी बैंक के कुछ डिटेल्स के बारे में बात करें तो छोटा बैंक है, 6,800 करोड़ का। पी रेशियो भी आपको रीजनेबल दिखने को मिलेगा। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तो नेगेटिव में है। कंपनी का कर्जा बहुत ज्यादा है, 90,000 करोड़ का। तो 7.19% का कर्जा है। आप कहेंगे सर बैंकिंग सेक्टर है तो कर्जा तो लेगा ही, चलो आपके बात भी मानता हूँ। मगर कर्जा लेने के बाद जो कंपनी लॉसेस में रन कर रहा है, तो उसमें क्या, उसमें तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ना। तो कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो करीबन 6,185 करोड़ का टोटल कैश फ्लो है। चलो हाथ में कैश भी अच्छा खासा है। सेल्स ग्रोथ उतना खास नहीं है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ जबरदस्त है। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स कितना है, 0.80 है। तो कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स भी कम देखने को मिला, अच्छी बात है, रीजनेबल प्राइस में है। तो क्या अभी इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो मैं पहले बता चुका, कंपनी पहले प्रॉफिट करते थे, इस बार कंपनी लॉस किया। रिटर्न के रेशियोज के हिसाब से कंपनी आपको लगातार लगातार लॉस देते गए। करीबन 30%, 40% तक लॉसेस कंपनी आपको देते गए। अभी जो पॉइंट्स में लास्ट में आपको डिस्कस करूंगा, वो है इन्वेस्टर। देखिए इन्वेस्टर पहले इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा निवेश करके रखे थे, करीबन 22% तक डीएस के पास इन्वेस्ट था। अभी कितना 11% बन चुके हैं। एफएस के पास कितना, करीबन 21% होल्डिंग था, अभी कितना 28% होल्डिंग है।
तो पब्लिक के पास कितना देखिए 55% होल्डिंग था, अभी 59 टू 60% हो चुके हैं। इसका मतलब पब्लिक बहुत इंटरेस्ट ले रहा है इस कंपनी के ऊपर क्योंकि उसको लगता है इस कंपनी रॉकेट बनेगा। देखिए, कंपनी में खराबी है ऐसे में जी बिल्कुल नहीं कहूँगा। अभी फिलहाल के लिए कंपनी का हालत जो है वो थोड़ा-सा मुझे वीकनेस दिखा। क्योंकि इसके चार्ट पैटर्न हम देखेंगे चलो मैं एक छोटा कर देता हूँ। देखिए, कंपनी किस तरीके से लगातार-लगातार मतलब कोविड के सिचुएशन कब आया था? इस लेवल में कोविड का सिचुएशन आया था। और इस सिचुएशन के बाद देखिए कंपनी ने रिकवरी करने के बाद तो दूर, कंपनी उसके बाद भी लगातार-लगातार गिरते गए। और कंपनी लाइफ टाइम लो के नीचे है, लाइफ टाइम। मैं एक बार आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा था। मैं चलो आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जो ट्रेंड ड्रॉ करके रखा, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर भी एक बार रेजिस्टेंस टच करने के लिए जा रहा है। मगर मेरे हिसाब से यहाँ पे जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, वॉल्यूम के हिसाब से स्टॉक में अप ट्रेंड के जैसा ज़्यादा नहीं रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा डाउन ट्रेंड वॉल्यूम देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से ये जो लेवल्स है, ये जो लेवल आपको मार्क करके दिया, ₹112 का लेवल, ये जो लेवल है, इस लेवल को अगर टूटता है तो नेक्स्ट लेवल आएगा करीबन-करीबन 60 अ, मतलब ₹70 के आसपास मान के चलिए, ₹70 के आसपास आ जाएगा। अगर ये लेवल तोड़ता है, तो एक बिग फॉल आपको फिर से देखने को मिलेगा। तो मैं ज़रूर कहूँगा इतने सारे रिटेल निवेशक इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं और फ्यूचर के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो मैं छोटा-सा रिक्वेस्ट करूँगा, आप इससे और भी बहुत ज़्यादा बेहतर कंपनी आपको मिलेगा और सस्ते दामों में मिलेगा, तो उस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करना। तो आरवीएल का हालत अभी फिलहाल के लिए उतना खास नहीं है, तो जब खास होगा तब इस कंपनी के ऊपर ज़रूर स्टडी करके निवेश करना। फिर भी आपको निवेश करना है तो छोटा-मोटा अमाउंट के साथ आप खेल सकते हैं। देखिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप एक बार स्टडी करना उसके बाद निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा? ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।